हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी 2 जून को कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें समझेंगे और इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इस घटना के लगभग 5 दिन पूरे हो गए हैं और वहाँ पे जो बहानागा स्टेशन है, जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहाँ पे अब सामान्य जो रेल संचालन है वो शुरू हो गया है। वहाँ पे कॉशन के माध्यम से अभी 30 kmph की स्पीड से और धीरे धीरे वहाँ पे स्पीड बढ़ाई जाएगी और भी जितने भी बेसिक रिपेयरिंग का जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो लगभग 51 आवर में 51 घंटे में ही कंप्लीट कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होते हैं और इस तरह के मेजर एक्सीडेंट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ट्रैक का भी और जो OHE तार है उसका नुकसान होता है। बाकी जितने भी अगल बगल के जो बैलास्ट होते हैं उसको भी वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, तो काफ़ी काम रहता है। लेकिन 51 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही मिनिमम टाइम में, और बहुत सारे रेलवे कर्मचारियों ने मिल करके रिस्टोरेशन का काम वहाँ पे किया और अपने रेल मंत्री भी समय समय पे वहाँ पे उपलब्ध होकर लोगों का मनोबल बढ़ाया और इस दुख की घड़ी में लोगों के बचाव कार्य में और उन लोगों से भी मिले जो घायल हैं। और रेल मंत्रालय ने और भारत सरकार ने जितने भी लोग जिनकी जानें चली गई हैं उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा, और जिनका जो इलाज चल रहा है, जो घायल हुए हैं, उनको 2 लाख का जो राशि है वो देने का भी ऐलान किया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा हम इसमें समझेंगे कि कैसे वो घटना हुई है। और अभी तक आपको अंदाज़ा लग गया होगा मेजर जो लोगों का कहना है और जो प्राइमरी जांच है उसमें जो यही निकल के आया है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसको मेन लाइन में न जा कर के, मतलब मेन लाइन के लिए सिग्नल मिला हुआ था लेकिन वो मेन लाइन में न जा कर के लूप लाइन में खड़ी एक मालगाड़ी, जैसे यहाँ पे एक लूप लाइन ये हो गया और यहाँ पे दूसरी लूप लाइन ये हो गया, तो लेकिन पहले वाले लूप लाइन में एक लूप लाइन में एक गाड़ी खड़ी हुई थी और उसी के बगल में जो मेन लाइन है, डाउन मेन लाइन, उसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को जाना था। अब होता ये है कि लूप लाइन में जो ये मालगाड़ी खड़ी है ये पिछले स्टेशन से आ रही है, तो पिछले स्टेशन से जब तक ये इस लाइन में आकर के खड़ी नहीं हो जाएगी, ये सिग्नल पीछे वाले जो स्टेशन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है उसके लिए सिग्नल नहीं मिलेगा। तो जब ये स्टेशन पे आकर के खड़ी हो जाती है यहाँ पे, उसके बाद से ही सिग्नल मिलता है। अब पीछे से जो ट्रेन आ रही है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, जिसके लिए मेन लाइन के लिए सिग्नल बना हुआ आता है। तो देखिए हम लोग भी लोको पायलट हैं, असिस्टेंट लोको पायलट है, तो जब मेन लाइन में सिग्नल बना रहता है और सिग्नल ग्रीन रहता है तो हमें स्पीड पे कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड रहती है वहाँ पे MPS जिसे बोलते हैं उस सेक्शन का, उस स्पीड के थोड़ा सा ही कम हम लोग उस स्टेशन पर चलते हैं, उस मेन लाइन में चलते हैं। तो वहाँ पर जो सेक्शन है 130 kmph का MPS स्पीड है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। तो लगभग इस ट्रेन जो स्पीड थी वो 127 बताई जा रही है, जो कि एकदम स्पीड लिमिट के अंदर ही था। तो स्पीड का तो कोई इसमें इशू नहीं था। ग्रीन सिग्नल के साथ जब आगे बढ़ती है गाड़ी तो अपनी फुल स्पीड पे बढ़ती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पॉइंट उस दिशा में नहीं सेट था। होता क्या है, पॉइंट के पास यहाँ पे मोटर लगे रहते हैं, यहाँ पे मोटर लगे रहते हैं जो पॉइंट में स्टेशन बिल्डिंग से जो स्टेशन मास्टर सेट करते हैं। तो सबसे पहले सिग्नल ऑफ होने से पहले सबसे पहले पॉइंट ही सेट होता है। जब पॉइंट सेट हो जाता है उसके बाद ही सिग्नल ऑफ होता है। अब कुछ भी खराबी हो सकती है, जो आगे की जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी, उसमें डिटेल में पता चलेगा। लेकिन जो शुरुआत में यही हुआ कि जो गाड़ी मेन लाइन में नहीं गई, अगर लूप लाइन में जाती है तो कुछ भी डिफेक्ट पॉइंट में ही कुछ डिफेक्ट हुआ होगा जिससे मेन लाइन में न जा करके लूप लाइन में गाड़ी गई है। अब वो कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन में न जा करके उसी स्पीड से लूप लाइन में जाती है। अब देखिए लूप लाइन की जो जनरली जो स्पीड होती है, जनरली जो लूप लाइन में जो स्पीड रहती है वो हर जगह में हम लोग के तरफ भी 30 kmph है और जनरली 30 kmph रहती है। उससे कम भी स्पीड रहती है क्योंकि कई जगह पे जो लूप लाइन में जो स्ट्रक्चर रहते हैं उतना मजबूत नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे कई जगह पे 15 kmph ही रहता है। अब सोचिए जिसमें अलाउ स्पीड ही मैक्सिमम 30 kmph का होगा, उसमें अगर कोई गाड़ी 120 प्लस स्पीड से अगर घुस जाएगी तो जाहिर सी बात है संभावना बहुत ज़्यादा बनती है उसकी डिरेल होने की। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी नहीं भी रहती तो भी बहुत ज़्यादा संभावना बन रही थी कि यहाँ से पॉइंट ब्रेक भी हो सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगी तो कुछ भी हो सकता है। तो हुआ क्या कि ऑलरेडी यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी, पीछे से उसमें टक्कर हुआ और जो वैगन जो लोकोमोटिव था ब्रेकवान को एकदम स्मैश करते हुए उसके ऊपर तक चढ़ गया और इसके पीछे जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसके पीछे के 2-3 बोगियाँ आकर के बगल वाली लाइन में टकरा जाती हैं। उसी समय दूसरी मेन लाइन में एक गाड़ी आ रही थी, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस।
जो आधी गाड़ी क्रॉस कर चुकी थी, उसके कुछ डिब्बे ही अब बाकी रह गए थे, लेकिन उसी बीच में ये घटना हो जाती है और उसके जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसके 2-3 डब्बे बगल वाली गाड़ी के मेन लाइन में यशवंतपुर एक्सप्रेस में, हावड़ा एक्सप्रेस में टक्कर खाते हैं। और जो ऑलरेडी डीरेल हो चुकी है गाड़ी, उसमें और बहुत ज़्यादा, जो लोग थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए तुरंत डीरेल होता है तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन डीरेल होने के बाद दूसरी ही फुल स्पीड की गाड़ी में फिर से टक्कर हो जाना, उससे और ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों की जानें उसमें चली गई। अब तक जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उसमें लगभग 285 प्लस लोगों की जानें जा चुकी हैं। और सरकार जितने भी वहाँ पे लोग गए हैं, उनके जो शरीर हैं उनके शिनाख्त के लिए, मतलब जो भी परिजन हैं वहाँ पे पहुँच रहे हैं। बहुत से लोगों की पहचान हो पाई है, अभी भी लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, तो उसके भी PDF के फॉर्म में उनके तस्वीरों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है कि जिनके भी लोग परिजन हैं जो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो अगर आसपास में कोई भी लोग जानते हैं, जितना ज़्यादा शेयर रहेगा वो लोग देखेंगे और वो लोग अपने जो प्रियजन हैं उनका मतलब बॉडी को वहाँ से ले जा पाएँ। और बाकी जितने भी लोग जो घायल हैं उनका इलाज वहाँ पे उड़ीसा में चल रहा है। एक बात और है, यहाँ पे जो मेन जो इंजन है उसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस का, उसके लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट भी गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन अभी जो आज के डेट में ये है कि पता चला है कि उनका इलाज एम्स भुवनेश्वर में चल रहा है और वो लोग अभी खतरे से बाहर हैं और वो लोग रिकवरी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इनको भी नुकसान हुआ। क्योंकि डायरेक्ट सोचिए कोई लोकोमोटिव है, आज सामने जो मालगाड़ी खड़ी है उसके ऊपर ही पूरा डिब्बा उसको स्मैश करते हुए पूरा ऊपर चले जाए। अगर आप आगे बैठे हैं, इस घटना को आप समय तुरंत देख भी रहे हैं कैसे होता है, तो अचानक से मतलब हिलने वाली बात हो जाती है। देखिए, जो यात्री इसमें अंदर बैठे हुए हैं उनको तो उस समय पता चलता, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद सडन हो जाता है एक्सीडेंट, लेकिन जब भी गाड़ी यहाँ से तुरंत लूप लाइन में मुड़ी होगी, सडन उनके माइंड में मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है कि अब तो गाड़ी तुरंत लड़ने ही वाली है, और विदिन 2 से 3 सेकंड में अंदर ही वो गाड़ी लड़ जाती है। तो उस सिचुएशन में आदमी बहुत ज़्यादा मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के फेलियर अगर मतलब कुछ भी पॉइंट में भी अगर होते हैं, देखिए पॉइंट का फेलियर बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। देखिए, इंडियन रेलवे में सेफ्टी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि देखिए गाड़ी अगर थोड़ा बहुत लेट भी होती है तो उस पर उतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता है, लेकिन अगर सेफ्टी बाईपास किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि 30 के स्पीड से गाड़ी मतलब बहुत दूर से चलती है, लेकिन कुछ दूरियों पर कासन लगे रहते हैं तो थोड़ा स्पीड कम की जाती है। कभी मतलब बहुत ऊंचाई है तो वहाँ पर स्पीड कम रहती है, बाढ़ के समय में, और पुल पे, ब्रिज पे, वहाँ पे स्पीड कम की जाती है। इसलिए की जाती है कि मतलब आपकी सेफ्टी सबसे पहले ध्यान दी जाती है। और सबसे ज़्यादा खर्चा भी इसी पे होता है कि यात्री हो या फिर गाड़ियाँ हो, वहाँ पे सेफ्टी को ध्यान में रख के किसी के जान माल का ज़्यादा नुकसान किसी भी हालत में ना हो और उसको मिनिमाइज जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। इस कार्य में सब लोग तो अपने अपने तरफ से काम करते हैं, लेकिन देखिएगा मेजर जो एक्सीडेंट हैं जिनको बचाया जाता है वो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड हो गए, और जो ट्रैकमैन होते हैं जो ट्रैक की देखभाल करते हैं, जाते हैं, आपने देखा होगा दिन में या फिर रात में या फिर ठंडी हो, जाड़ा हो, बरसात हो और गर्मी का मौसम हो, वो लोग ट्रैक पे चलते रहते हैं। तो वो लोग भी ट्रैक का मेंटेनेंस करते हैं और बहुत ही जगहों पे वो लोग छोटे मोटे फ्रैक्चर को वो डिटेक्ट कर पाते हैं और ऊपर कंट्रोल तक बताते हैं और बहुत बड़े बड़े दुर्घटनाओं को लोग बचाते हैं। और कभी कभी पॉइंट्स का फेलियर चाहे कुछ भी होता है कि जब लोको पायलट गाड़ी लेकर के आगे जाते हैं तो कभी जो लोग बच्चे होते हैं या फिर शरारती तत्व जो भी हैं वो लोग ट्रैक पे कुछ भी एडिशनल चीज़ें अभी रख देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक पर्सन ने जो आ रही थी ट्रेन उसके आगे एक गैस सिलेंडर ही फेंक दिया था, तो वो उस पर स्मैश हो गया, पूरा गैस सिलेंडर फट गया नीचे। तो इस तरह की घटनाओं में अगर लोको पायलट लोग सतर्क ना रहें तो बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो बहुत सारे एक्सीडेंट को ये लोग बचाते भी हैं और जितने भी रेल कर्मचारी हैं अपने अपने लेवल पे जो उनको जिम्मेदारी दी गई है वो लोग बहुत ही सेफ्टी को ध्यान में रख के बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं और आपको सुरक्षित अपने स्थानों पर पहुंचाते हैं। ये घटना बहुत बड़ी घटना हुई है और इस पर बहुत ज़्यादा सरकार ध्यान भी देगी और इस पर जो भी जाँच आती है क्या मेजर कारण आते हैं, क्या कैसे पॉइंट्स के कारण या फिर कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण जब तक ट्रेन मेन लाइन में जानी थी जो ट्रेन वो लूप लाइन में कैसे चली गई, इसका डिटेल जांच तो अभी चल रहा होगा और बहुत लंबे दिनों तक चलता है। और जो प्राइमरी जांच है वो अभी आपको सामने मैंने जो बताया यही चला है। बाकी लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट जो कोरोमंडल के हैं वो अभी थोड़ा खतरे से बाहर हैं। बाकी जो दूसरी ट्रेन थी यशवंतपुर हावड़ा उसका तो इंजन काफ़ी आगे निकल चुका था, तो इंजन में उसमें लोको पायलट तो काफ़ी सेफ है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि
कि कई लोग ये पूछ रहे थे कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी का 2-3 पहिया 2-3 बोगी अगर ट्रैक से उतर जाता है तो गाड़ी अगर फुल स्पीड में है तो आगे बढ़ती चली जाएगी, तो और भी नुकसान होते हैं। लेकिन देखिए, पहले वैक्यूम ब्रेक सिस्टम होता था, लेकिन अब एयर ब्रेक सिस्टम होता है। तो इसका थोड़ा सा सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी अगर कोई भी कोच होते हैं अगर डीरेल हो जाता है या फिर उसके प्रेशर जो पाइप होते हैं वो खुल जाते हैं, तो जब भी पाइप खुलेगा तुरंत ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा, लोको पायलट को ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कोई भी कोच अगर आपका डीअटैच हो जाता है या फिर डीरेल हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी, तो उसमें लोको पायलट को ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी बोगियाँ ऑटोमेटिक पूरी गाड़ी में इंजन में ब्रेक लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रैक से अगर कोई गाड़ी अलग हो जाती है पूरी रेलगाड़ी से तो बाकी हिस्सा आगे ऐसा चलता नहीं रहता है। तो जैसे ही पाइप कटेगा, एयर ब्रेक सिस्टम के कारण इससे सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहती है और तुरंत ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। यही आपका काम करता है जब आप चैन पुलिंग करते हैं, तो जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होता है लोको पायलट को ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक पूरी गाड़ी में ब्रेक लग जाता है। तो ये थोड़ा सा कुछ लोगों का डाउट था, मुझे मैसेज करके लोग पूछ भी रहे थे। तो ऐसा नहीं होता है कि कभी अगर मान लीजिए एक्सीडेंट होता है तो बाकी हिस्सा आगे नहीं बढ़ता जाता है, जैसे भी कोई भी पटरी से उतरता है उसकी पाइप खुल जाते हैं और बाकी गाड़ियों में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है, किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे एक जो गार्ड हैं मालगाड़ी के, जो पीछे उनका बोगी रहता है, वहाँ पे वो रेगुलर बेसिस पे जब भी गाड़ियाँ रुकती हैं तो लोको पायलट भी, जो आगे इंजन है वो लोको पायलट और सहायक लोको पायलट भी उतर के अपने गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं कोई भी हैंगिंग पार्ट नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा तो नहीं है जिससे वजह से आगे कोई नुकसान ना हो पाए। तो जब वो रूटीन बेसिस पे जो गार्ड हैं पीछे के वो उतर के अपना चेक कर रहे थे अपनी गाड़ी का, तो उसी बीच में ये घटना हुई है। और सौभाग्य से कि मतलब गार्ड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, ब्रेकवान में उस समय वो नहीं थे वहाँ पे। तो ये था पूरा इंसिडेंट। आगे और भी जांच आती है तो बहुत सी चीज़ें और भी खुल करके सामने आएंगी। और बाकी वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मदद की है, और ब्लड डोनेशन को लेकर के हुआ या फिर मौके पर पहुँच करके जो भी घायल थे, जो भी उसमें फंसे हुए थे, उन लोगों को भी उन लोगों ने बहुत निकाला, जो भी आसपास के लोकल लोग थे, और बहुत से लोग मदद किए। और मैं उन लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे देश की तरफ से। और इस घटना में जिन लोगों ने भी अपने परिवार को खोया है उनके प्रति भी पूरे देश की संवेदनाएं हैं, और घायलों के जल्द से जल्द रिकवरी की ऐसी प्रार्थना भगवान से करता हूं।